नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है एक अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और आपकी जो इच्छा हो उसके हिसाब से भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का द डेली शो। दोस्तों, अमेरिका गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक अश्वेत नागरिक थे, काले थे, उनकी एक पुलिस अफसर द्वारा निर्मम हत्या के बाद अमेरिका जल रहा है। वहाँ हिंसा और आगजनी की लहर आ गई है। करीब 40 शहर ऐसे हैं जिनमें लगातार असंतोष व्याप्त है। वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, मारकाट हो रही है और पुलिस द्वारा उनका दमन किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। उनके भड़काऊ बयानों और इस तरह के फैसले जो लोगों को उकसा सकते हैं, उन्होंने हालात को बद से बदतर बना दिया है। हालात अब इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सेना और नेशनल गार्ड के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि बिल्कुल डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साफ है कि ट्रंप एक टकराव वाला रवैया अपना रहे हैं। वो दमन का रवैया है। वो सुलह सफाई के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं, बल्कि ताकत के इस्तेमाल से आंदोलन को बेरहमी से कुचल देना चाहते हैं, कुचल देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो तमाम राज्यों से कह रहे हैं कि वो पुलिस का, सेना का, नेशनल गार्ड का सख्ती से इस्तेमाल करें और ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज अगर अमर जल रहा है तो इसका दोष और किसी को नहीं, ट्रंप को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। वहाँ पर लगातार घटनाएं हुई हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं, उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन जब वहाँ के राष्ट्रपति ठीक ढंग से उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो चीज़ें शांत हो जाती हैं। अब अगर ये जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया था, उसके बाद ट्रंप साहब उसके प्रति हमदर्दी दिखाते, उसके प्रति, उनके परिवार वालों के प्रति हमदर्दी दिखाते, संवेदनाएं जताते और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देते, भरोसा देते, तो जो पूरा देश उबल पड़ा है वो शांत हो जाता, इतनी बात आगे न बढ़ती। लेकिन शायद ये ट्रंप के व्यक्तित्व और नेतृत्व का हिस्सा ही नहीं है। उनकी ये बहुत बड़ी खामी है उनकी लीडरशिप की कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके विपरीत जाके काम करते हैं। तो वो वही कर रहे हैं, यानी भड़काने वाले काम कर रहे हैं, बयान भड़काने वाले दे रहे हैं। और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जॉर्ज फ्लॉयड और उसके समर्थकों के प्रति बहुत ही निर्मम है, क्रूर है, हिंसक है। अब देखिए, यही है उनके व्यक्तित्व का हिस्सा कि उन्होंने 60 के दशक के उस कुख्यात वाक्य को दोहरा दिया, जिसमें एक पुलिस अफसर वाल्टर हेडली ने कहा था कि व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स शूटिंग स्टार्ट्स, मतलब जब लूटपाट शुरू होगी तो हम गोली चलाना शुरू कर देंगे। अब ये जो पूरा वाक्य था, दरअसल उस समय जो आंदोलन चल रहे थे उसके दौरान दिया गया था और ये गोरा अफसर अपनी नफ़रत का इजहार कर रहा था और हिंसा से लोगों को कुचलने का इशारा दे रहा था। कालों से नफ़रत करने वाले इस गोरे पुलिस वाले की बात को दोहराकर ट्रंप ने भी आंदोलनकारियों को और भड़का दिया और नतीजा हुआ कि हर जगह लोग विरोध में खड़े हो गए और कालों के पक्ष में, बल्कि इस तरह के पुलिस अत्याचार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने लगे। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ट्रंप साहब इस हिंसा में अपने लिए कुछ चुनावी भविष्य देख रहे हों। उन्हें लग रहा हो कि इससे अमेरिका में एक नस्ली ध्रुवीकरण होगा और उनकी डूबती नैया को सहारा मिल जाएगा। कोरोना संकट के दौरान उनकी विफलता इतनी बड़ी रही है कि जिसकी वजह से उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो ज़मीन में आ गया है और वे परेशान थे। इसीलिए आप जानते हैं कि कभी वो WHO पर हमला करते थे, उससे खुद को अलग कर लिया था, फिर चीन की घेरेबंदी शुरू कर दी, चीन पर दोषारोपण शुरू कर दिया, चीन के खिलाफ लोगों को, देशों को इकट्ठा करने लगे। तो ये वो लगातार कर रहे थे और अब उनको लग रहा है कि ये जो असंतोष अमेरिका में फैला है उसमें उनके लिए उम्मीद की किरण है।
वैसे भी तमाम रिसर्च बताते हैं कि जब भी इस तरह की नस्ली हिंसा होती है, नस्लवादी लोग टकराते हैं, तो उसका फ़ायदा रूढ़िवादियों को होता है, कंजर्वेटिव और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को होता है। आवाम में दूसरे नस्लों के प्रति कट्टरता बढ़ती जाती है और ध्रुवीकरण भी होता है। ये पैटर्न हम अपने हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात में यही हुआ कि वहाँ फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वो मजबूत हुई और अभी तक शासन में हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद यूपी में जब चुनाव हुए तो बीजेपी बड़े विशाल बहुमत के साथ जीत कर आई और फिर आप देख रहे हैं कि वो उसकी जो कार्यशैली है वो किस तरह की है। तो ये हर जगह होता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से नेता भी अब ट्रंप की भाषा में बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये रास्ता उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है, उनकी नैया को पार लगा सकता है। अब एक सच्चाई ये भी है कि जब देश में अराजकता होती है, अस्थिरता होती है, तो लोगों को एक ऐसा निरंकुशतावादी नेता पसंद आता है जो ताकत का, ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करे लोगों पर, उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए। और ख़ास तौर से जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं, जैसे 72% गोरे हैं वहाँ पर, 14% केवल काले हैं। तो हिंदुस्तान में भी आप देखें कि उसी तरह से हिंदुओं की आबादी बड़ी है और वो भी उसी तरह से सोच रही है कि उनका नेता बहुत स्ट्रांग हो, निरंकुश हो और उसी तरह से जो मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे थे उनको कुचल डाले। जब आप देख रहे थे सीए के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, तो एक जनता की जो मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजी होती है, मनोदशा होती है, वो ऐसे मौके पर इस तरह से काम करने लगती है। और जो नेता होते हैं इस संकट का इस्तेमाल अपने को एक शक्तिशाली नेता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कर लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे नेता या तो दूसरे देशों पर हमला करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या कोई और मोर्चा खोल देते हैं जिससे ये लगे कि वो बहुत शक्तिशाली नेता हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जो विरोधी होते हैं उनको वो देशद्रोही या दूसरे इसी तरह के जुमलों से नवाजते हैं। जैसे वहाँ एक एंटी फासिस्ट संगठन है अमेरिका में जिसको एंटीफा कहा जाता है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उनको आतंकवादियों के सूची में वो डाल देंगे। अब ये एंटीफा क्या है? एंटी फासिस्ट मूवमेंट है जो कि इस तरह की नस्लवादी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उनको उनके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। अब हिंदुस्तान में जैसे एक नाम दे दिया गया अर्बन नक्सलाइट्स। तो जो लोग फांसीवादी ताकतों के खिलाफ बोल रहे थे, लड़ रहे थे, उनको अर्बन नक्सलाइट का नाम दे दिया गया, लेफ्ट का नाम दे दिया या फिर देशद्रोही बता दिया। तो इसी तरह से इनको आतंकवादी और देशद्रोही बताकर एक ऐसी सूची में डाल देंगे। फिर उनका दमन और अत्याचार उन पर शुरू होगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर होगा वगैरह वगैरह। तो ये एक निरंकुश जो शासक होते हैं वो इस तरह से पेश आते हैं अपनी जनता के सामने। अब देखिए कि जिस तरह के बयान दे रहे हैं ट्रंप साहब ने दिए हैं उससे साफ पता चलता है कि वो प्रदर्शनकारियों को भड़काना चाहते हैं और इसीलिए वो कभी उनको गुंडे, ठग, आतंकवादी करार दे देते हैं, उनको हिंसा, लूटपाट करने वाले बताते हैं। और इससे जाहिर है कि जो समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकार का काम कर रहे होते उनके प्रति उनकी नफ़रत का इजहार होता है। मतलब इस तरह के लोग जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो समानता के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि समाज में सद्भाव हो विभिन्न धर्मों, विभिन्न नस्लों के बीच में, वो उनको खलनायक बनाया जाता है और जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा है। मगर इससे उन्हें हिंसा का सहारा लेने का अधिकार मिल जाता है। जो शासक वर्ग होता है वो जब ऐसे लोगों को एक, जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के जो लोग होते हैं उनको एक इस तरह से पेंट किया जाता है कि जैसे वो देश के विरोध में काम कर रहे हों, सेना के विरोध में काम कर रहे हों और फिर उनको फंसाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है। वैसे ही वहाँ भी इस तरह से कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ट्रंप साहब कि इस जो हिंसा हो रही है अभी अमेरिका में, उसको आधार बनाकर इनको कुचल डाला जाए। तो ये सत्ताधारियों की एक चाल भी होती है कि आप हिंसा करो तो फिर हमें
अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिले, और चूंकि ताकत हमारे पास ही है इसलिए हम आपको कुचल डालेंगे। तो ये एक सिलसिला वहाँ देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न है जो आपको कमोबेश कई देशों में इस तरह का इस समय देखने को मिल जाएगा। ये जो शासक वर्ग है इसको वो मीडिया भी पसंद नहीं आता है जो स्वतंत्र होता है, जो निष्पक्ष होता है, जो खुला होता है, और जो ऐसे मौक़ों पर नस्लवादी हिंसा का विरोध करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरोकारी करता है, तो वो भी टारगेट पे आता है। और जाहिर है कि ट्रम्प साहब तो पहले से ही मीडिया को टारगेट किए हुए थे, इस बहाने उन्होंने और मीडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि मीडिया जो है आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहा है, प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहा है, अब इसे कैसे रोका जाए। तो उनकी पुलिस, उनकी सेना, उनके गार्ड्स अब मीडिया कर्मियों पर भी हमला कर रहे हैं, लाठी गोली चल रही है। एक महिला फोटोग्राफर की तो एक आंख भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान चली गई है। तो ये हिंसा का पूरा माहौल एक एक करके आप देखिए, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग संस्थाओं के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन चला रहा है और उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका में कालों के संघर्ष का इतिहास कोई नया नहीं है। वो लंबे समय तक उन्होंने गोरों की दास्ता झेली है। उसके बाद 19वीं सदी में लिंकन की वजह से उन्हें ग़ुलामी से मुक्ति मिली थी, लेकिन ग़ुलामी से मुक्ति मिलने की बात, कानूनन ग़ुलामी से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन जो मानसिकता है गोरों की वो बदलते बदलते अभी बहुत वक्त लग रहा है। अभी भी बहुत सारे गोरे हैं जो उसी मानसिकता में रहते हैं कि हमारा प्रभुत्व होना चाहिए, हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हम श्रेष्ठ हैं। जो सुप्रीमेसिस्ट थ्योरी है जिसमें ये माना जाता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या ठाकुर श्रेष्ठ हैं या हिंदू श्रेष्ठ हैं या मुसलमान श्रेष्ठ हैं या शेख सैयद श्रेष्ठ हैं, वैसे ही वहाँ पर गोरे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और चाहते हैं कि पूरा समाज उनको उसी तरह से श्रेष्ठता के साथ देखे और बाकी नस्लों पर, बाकी धर्मों पर वो उनका राज चले, उनका शासन चले। तो ये कोशिश वहाँ लगातार होती रहती है और इसके खिलाफ लगातार वहाँ लड़ाई भी चलती रहती है और इस मानसिकता को बदलने में वक्त भी लगता है। लेकिन अगर उस तरह की राजनीति हो जिसमें इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को ज़्यादा महत्व न मिले तो वो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ पहले 1-1.5 दशक के पहले तक जो स्थितियाँ थीं उसमें इतनी बुरी स्थिति नहीं है जैसी आज हो गई है, जिसमें ये जो श्रेष्ठता बोध है कुछ जाति विशेषों का वो हावी हो गया है समाज पर। तो ये काले लोग जो हैं हिंसा के शिकार होते रहे हैं। इसी साल 4-5 ऐसी और घटनाएं हुई हैं जिन पर अमेरिकी समाज में काफ़ी उद्वेलन हुआ है, प्रदर्शन हुए हैं और जिनमें कालों को गोरों की हिंसा का शिकार होना पड़ा है। अब ये जो हाल के वर्षों में जो गोरों में श्रेष्ठतावाद बढ़ा है वो दरअसल बराक ओबामा जब राष्ट्रपति चुन लिए गए तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई अश्वेत, कोई काला उनका राष्ट्रपति हो। तो वहाँ से पहले से भी थी, लेकिन उनके बनने के बाद वो फिर से उभरनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि 14% अश्वेतों या कालों का कोई प्रतिनिधि वाइट हाउस में बैठे। तो वो एक अंदर से जो घृणा बजबजा रही थी वो और धीरे धीरे पकने लगी। और फिर ये जो ट्रम्प साहब आए चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने इसी का इस्तेमाल किया, इसी घृणा का, इसी नफ़रत का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोरों के अंदर के श्रेष्ठता बोध को उभारा और जो दूसरी नस्लों और जातियों के प्रति उनकी घृणा है उसको भी उभारा। उन्होंने कहा कि ये बाकी की वजह से आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वहाँ जो गोरे मजदूर थे वो भी उनके साथ शिफ्ट हो गए और इसी वजह से उनकी जीत का एक माहौल बना। तो ये ट्रम्प ने लगातार किया और ट्रम्प का अपना जो वोट बैंक है वो यही गोरे लोग हैं मोटे तौर पर, और वो इस वोट बैंक को अपने को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। और ऐसे में जब ये माहौल बन गया है तो उन्हें लग रहा है कि इसके लिए एक दबाव डालकर, एक पुलिस के ज़रिए, एक घृणा फैलाकर और अपने बयानों के ज़रिए एक ऐसी स्थिति बना दी जाए कि पोलराइजेशन हो जाए। जैसे हमारे यहाँ
ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही हिंदू मुसलमान को लेकर, वैसे ही वहाँ गोरों और अन्य को लेकर, अन्य में काले भी शामिल हैं और जो दूसरे रंग के लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से वो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये 72% आबादी के वोट अगर उनके पास आ जाएं तो फिर उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। कालों की और जो दूसरे रंगों वाले लोग हैं, बाहर से आकर बसे लोग हैं, उनकी उन्हें क्यों चिंता करनी चाहिए। तो ये पूरा गेम प्लान उनका इस पूरे असंतोष के दौरान इस तरह का उभरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें केवल काले शामिल नहीं हैं या जो दूसरे रंगों के लोग हैं वो शामिल नहीं है केवल, बल्कि गोरों की भी बड़ी तादाद है इसमें शामिल होने वालों में। तो एक तरह की एकजुटता भी दिख रही है विभिन्न नस्लों के बीच में। अगर आप कुछ छोटे मोटे एक समुदाय को छोड़ दें गोरों के, तो बहुतायत लोग इसमें जुड़ गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड को घुटनों से दबाकर मारा गया, जो कि बोल रहा था आई कांट ब्रीथ, उसके बावजूद उसको सांस लेने की भी आज़ादी नहीं दी गई, मार डाला गया उसको घुटनों से दबाकर। तो वो एक ऐसी भावनात्मक उद्वेलन वाली घटना है जिसमें किसी का भी दिल पिघल सकता है। तो बहुत सारे गोरों को एहसास हुआ है कि ये ठीक नहीं है, ये अत्याचार है, इसे रोका जाना चाहिए। तो इसलिए इस आंदोलन में सभी रंगों के लोग, सभी नस्लों के लोग शामिल हो गए हैं। और एक ये बहुत बड़ी बात है, अगर ये एकजुटता रहती है तो फिर ट्रंप के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो जाहिर है कि ट्रंप साहब भी इस चीज़ को समझते होंगे और इस एकता को तोड़ने के लिए भी वो बहुत कुछ करेंगे आगे चलकर। आप देखेंगे कि गोरों के अंदर दूसरे रंगों के प्रति नफ़रत को जगाने वाले वो बहुत सारे हथकंडे आजमाएंगे। तो इसका अब देखना है कि अभी 3 महीने 4 महीने रह गए हैं, नवंबर में इलेक्शन है, तो उस तक पहुँचते पहुँचते ये जो प्रदर्शन है क्या रूप लेते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये बढ़ते बढ़ते और जो ट्रंप साहब की अपनी नीतियां हैं, बयान हैं और जिस तरह से दमन चक्र चलाकर इसको रोकना चाहते हैं, उसके नतीजे क्या होते हैं, ये पूरा एक गृह युद्ध का आकार लेता है या नहीं लेता है। ये जो अमेरिकी समाज में जो बरसों से पल रहा असंतोष है, लावे की तरह उबल रहा असंतोष है, वो किस हद तक बाहर आता है इस पूरे प्रकरण के दौरान। तो मित्रों, ये थी अमेरिका की ताज़ा तस्वीर जो ट्रंप साहब के द्वारा बनाई जा रही है, बहुत ही हिंसक, बहुत ही विचलित करने वाली, और ये सबक भी देती है कि जिस तरह से अमेरिका में हो रहा है उस तरह का हमारे यहाँ ना होने पाए, हमारे शासक इस तरह का काम ना करना पाए। हमें ये इससे एक चेतावनी भी लेनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।